हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीपी क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी के ऊपर 1 से लेकर 25 तक कुछ क्वेश्चंस कराए थे। मुझे उम्मीद है कि वो वीडियो आपको काफी इफेक्टिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। लेकिन उसमें हमें कुछ ये समझ में आया कि आप लोगों को थोड़ा सा एक तरीके से दिक्कत हो रही थी जो हमारे एक्टिव वर्ब वगैरह है। तो हम ऐसा कर रहे हैं कि आपको 1 से लेकर 25 तक आपको एक बार छोटा सा एक क्विक रिवीजन देते हैं और उसके बाद 25 से लेकर जो आगे के क्वेश्चन है उनको फिर सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक बार आपको स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक का रिवीजन, और 26 से लेके जो आगे तक के क्वेश्चन है वो सारे के सारे आज हम आपको करा देंगे इसी वीडियो के तहत। जैसा तो कि जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलिए जैसे सर। कि जैसे कि मैंने कहा था आपको कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के आपको एक तरह से क्वेश्चन बैंक बना देंगे। इस पे क्या करेंगे हम, क्वेश्चन बैंक। आप ब्लूम के साथ खेलोगे। किसके साथ खेलोगे? ब्लूम के साथ आप खेलोगे। तो 50 क्वेश्चन का सीरीज था मेरे पास, जिसमें से 25 क्वेश्चन करा दिया। पर कुछ बच्चे बोल रहे थे मैसेज करके कि सर थोड़ा सा उसको ओवरऑल बता देना। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको 1 से 25 तक 10 मिनट में फटाफट हम क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं उसका। और फिर 26 से लेकर 50 तक जो हमारा आज का मेन टॉपिक है उसको करने वाले हैं। तो थोड़ा थोड़ा रिवीजन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, इसका फटाफट जवाब दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक्सप्लेन हम पहले कर चुके हैं इसके बारे में। तो पहला आपका क्वेश्चन है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है ये जो है आपका डेवलपमेंट द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के ऊपर ब्लूम टैक्सोनॉमी किसने दी, जो टैक्सोनॉमी है ये किसने दी। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो जो आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, ठीक है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो आपका एजुकेशनल का जो ऑब्जेक्टिव है कि किसने दिया था आपका? तो बेंजामिन ब्लूम्स दिया था, इवॉन पॉलो ने दिया था, किसने दिया था? आप फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो, क्योंकि पहले हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में सबका जवाब सही आ रहा है। सब जा रहे हैं ऑप्शन ए के साथ, यानी कि बेंजामिन ब्लूम के साथ जा रहे हैं, यानी कि इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये है आपके बेंजामिन ब्लूम साहब है। इन्होंने ये दिया था कि जो आपका एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है, इनको उन्होंने क्या टैक्सोनॉमी में दिया था, इसको डिवाइड कर दिया था। बाकी चीजें मैंने हम आपको बता चुके हैं। तो ये है आपके ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ये कब पब्लिश हुआ था? 1956 में हुआ था। इन्होंने किस पे फोकस किया था? तो इन्होंने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव पे फोकस किया था। और किस पे मेन फोकस किया था इन्होंने? एक तो आपको बताया गया था कैप के बारे में। किसके बारे में बताया गया था आपको? कैप के बारे में, यानी सी से आपका कॉग्निटिव, ए से आपका अफेक्टिव और पी से आपका साइकोमोटर। तो उन्होंने मेन जो फोकस किया था किस पे किया था? कॉग्निटिव पे। और कॉग्निटिव के आपके 6 डोमेन थे, जैसे कि प्रेम सर ने आपको बताया था 656, यानी 656 के बारे में बताया था। साथ साथ कैप के बारे में बताया था। कैप मतलब सी से कॉग्निटिव स्किल, और ए अफेक्टिव स्किल, और पी से साइकोमोटर स्किल। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। हाउ मेनी लेवल इन द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। इसका मतलब है कि ब्लूम की जो कॉग्निटिव डोमेन है उसके अंदर कितने लेवल होंगे। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन तो मैं देख रहा हूँ फटाफट जवाब बहुत सही आ रहा। आप ज्यादातर बच्चों के इसमें जवाब कौन सा आ रहा? ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा? ज्यादातर बच्चों का आ रहा ऑप्शन नंबर बी या सी आ रहा। तो यहाँ पे आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर जिसका 6 है उसका बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहले में यहाँ पे बी मेंशन है, गलत है। पर आप 6 लेवल के साथ जाओ। किसका 6 लेवल है? यानी कि ऑप्शन नंबर सी है इसका। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पे गलत से बी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके आपके 6 लेवल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, अगला ये आपका कौन सा है जो 1956 बना था? और ये कौन सा है आपका? ये आपका 1956 बना था, ये नाम ये है। और जो आपका 2001 में बना था, ये नाम आपकी ये है। तो शायद आपको चीजें क्लियर है। यहाँ पे देखो 6 लेवल है, कौन कौन सा है? नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवोल्यूशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ मेनी लेवल इन द अफेक्टिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। इसका मतलब है ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी थी उसके अंदर अफेक्टिव डोमेन के अंदर कितने लेवल्स होंगे। तो आपको एक बेसिक रूल बताया गया था, कौन सा? 656, यानी जो आपका जो कैप आएगा यानी सी आएगा, उसमें आपके 6 थे। ये आपका ए है, यानी कि अफेक्टिव डोमेन है, इसमें आपके कितने हैं? 5 है। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 लेवल, उसका बिल्कुल सही है। ये देखो आपके 5 लेवल, ये इनके नाम आपके सामने मेंशन है। तो शायद आपको ये चीजें क्लियर है, पहले बता चुके हैं। फिर आगे चलते हैं, क्योंकि हम क्विक रिविजन कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, ये आपके 5 अफेक्टिव डोमेन है। और ये देखो यहाँ पे मेंशन है कि आपके 5 लेवल इसमें होते हैं। नाम आपके सामने है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, हाउ मेनी लेवल इन साइकोमोटर डोमेन। इसका मतलब है साइकोमोटर डोमेन जो होगा ब्लूम्स का, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में, उसमें कितने लेवल्स होंगे।
कि कैप के बारे में बताया गया था। तीसरा आपका सी हो गया, ए हो गया, पी है। पी मतलब यानी कि 656 यानी 6, यानी कि 6 लेवल होंगे इसमें। तो जिसने भी ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, यानी कि जिसमें आपके 6 लेवल होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये सी है आपके सामने। ये आपको बताया जाए, अभी मैंने आपको बताया था कि कैप से याद कर लेना। सी से हो गया आपका कॉग्निटिव, ए से हो गया आपका अफेक्टिव, पी से हो गया आपका साइकोमोटर, और आपको बताया गया था 656, यानी देखो यहाँ पे आपके 6 लेवल है, यहाँ पे आपके 5 लेवल है, यहाँ पे आपके 6 लेवल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये आपके 6 आपके जो साइकोमोटर डोमेन होते हैं, ये आपके एक्शन बेस पे होते हैं, आपके फिजिकल के होते हैं। तो ये इसके आपके 6 नाम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारी चीजें हम आपको पिछले सेशन में बता चुके हैं। कभी कभी किसी किताब में आपको 5 मिलते हैं, ये आपके 5 ये मिल सकते हैं, पर आपको हमेशा निमी के साथ जाना। निमी में मेंशन है 6 आपके लेवल होते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको बताया था कि कॉग्निटिव में आपका मेंटल स्किल होता है, अफेक्टिव में आपका एटीट्यूड होता है, और साइकोमोटर में क्या होता है, आपके फिजिकल स्किल होते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एटीट्यूड आपका किससे रिलेटेड होता है, एटीट्यूड। तो अभी आपको बताया गया था जब एटीट्यूड के बारे में आएगा तो आएगा आपका अफेक्टिव स्किल। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ज्यादातर बच्चों के कमेंट सेक्शन में बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं। यहाँ पे देखो आपका अफेक्टिव डोमेन, ये आपका किस में आ रहा है, एटीट्यूड में। इसका हो जाएगा जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अफेक्टिव स्किल हो जाएगा इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, अफेक्टिव प्रोसेस रेफर टू। अफेक्टिव प्रोसेस के अंदर क्या आता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं जवाब बिल्कुल 100 बच्चों का, 100 बच्चों का सही है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे किसका आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा इसका। अफेक्टिव के साथ सारे आपके कनेक्टेड होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। 25 क्वेश्चन के बाद हम फिर 26वें क्वेश्चन पे चलेंगे। तो आप इसका जल्दी तुरंत जवाब दो। तो जो आपका मेंटल स्किल होता है, ये आपका किससे रिलेटेड होता है, क्या अफेक्टिव स्किल होता है, कॉग्निटिव स्किल होता है, साइकोमोटर स्किल होता है, फिर ऑल ऑफ दिस। तो मेंटल स्किल आपको बताया गया था, जब भी आपके सामने आया मेंटल स्किल, नॉलेज स्किल, तो ये सब आपका होता है इसमें कॉग्निटिव स्किल में। यहाँ पे देखो आप, मेंटल स्किल ये होता है आपके नॉलेज से रिलेटेड, ये आता है आपका किसमें, कॉग्निटिव स्किल में। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कॉग्निटिव स्किल उसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फिजिकल स्किल इज रिलेटेड टू। फिजिकल स्किल किससे रिलेटेड है, कौन से डोमेन से रिलेटेड है? 4 ऑप्शन है, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी अभी कराया जा चुका था, इसलिए मैं क्विकली रिवीजन करा रहा हूं आपका, क्विकली कि आप तुरंत जवाब दो इसका। फिजिकल स्किल को तो कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ, यहाँ पे धनाधन गोली की तरह आपके कमेंट आ रहे हैं, ठीक है, गोली की तरह। इससे फायदा है कि आप इसका क्विकली रिवीजन कर रहे हो, आप गोली बन गए, बिल्कुल गोली की तरह आगे बढ़ रहे हो। तो फिजिकल स्किल में आपको कौन सा आता है, साइकोमोटर आता है ना। तो जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर से, उसका बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या स्किल, फिजिकल स्किल आ जाए, मैनुअल स्किल आ जाए, तो इसका होता है आपका साइकोमोटर स्किल। तो जिसने जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर से, उसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ओरिजिनल ब्लूम टैक्सोनॉमी वाज पब्लिश्ड इन। ओरिजिनल ब्लूम टैक्सोनॉमी कब प्रकाशित की गई? 4 ऑप्शन है, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो आपके जवाब आ रहे हैं बिल्कुल गोली से भी तेज आ रहे हैं। तो आप क्या चाहते हो, गोली से तेज आना चाहते हो क्या आगे? तो कोई बात नहीं भाई, आप गोली से तेज चलो। यहाँ पे देखो आपको डायग्राम दिखा रहे हैं, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ये है आपका ओरिजिनल और ये है आपका रिवाइज्ड यानी कि न्यू वर्जन। तो यहाँ पे देखो क्या मेंशन है, 1956, 1956। तो इसका जवाब जिसने भी दिया ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1956 उसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी न्यू वर्जन, जल्दी से बताइए कब प्रकाशित किया गया। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो यहाँ पे तो आपके सामने डायग्राम भी मेंशन है, तो आप इसका फटाफट जवाब दे सकते हो। जो आपका ओरिजिनल था ये आपका आया था 1956 में, जो इसका रिवाइज्ड है फिर न्यू वर्जन ये आया था आपका 2001 में। तो कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत तेज जवाब आ रहे हैं, बहुत ज्यादा। तभी 2001 इसका जिसने भी जवाब दिया उसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच मॉडल वाज बेस्ड ऑन वर्ब फॉर्म। वर्ब के ऊपर ब्लूम्स का कौन सा मॉडल था? तो आपको जल्दी बताइए क्या बताया जा आंसर चुका होगा। है कि जो आपका ओरिजिनल था वो आपका अलग फॉर्म में था, जो आपका रिवाइज था वो आपका अलग फॉर्म में था। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, यानी जो आपका रिवाइज आया था, न्यू वर्जन आया था, ये आपके वर्ब पे आधारित थे। और जो आपका ओरिजिनल था, जो उसका वर्ल्ड वर्जन था, पुराना वर्जन था, वो किस पे था, आपके नाउन बेस पे था। अगला क्वेश्चन वही है। अगला क्वेश्चन है आपका, नाउन के ऊपर बेस्ड जो मॉडल था ब्लूम्स का वो कौन सा था?
तो नाउन बेस्ड पे कौन था आपका, जिसको नाउन जो उसमें वर्ड लिए गए थे, जो लेवल लिए गए थे वो नाउन पे थे, तो कौन सा था आपका, रिवाइज तो नहीं, रिवाइज तो आपका हो गया, अब बचा ओरिजिनल। तो ओरिजिनल आपका किसमें था, ओरिजिनल आपका नाउन बेस्ड पे था। तो जिसने भी कमेंट सेक्शन में जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, यानी बिल्कुल सही है। मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में गोली की तरह आवाज आ रहा है, तो आप ऐसे जवाब देते रहो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जो ब्लूम्स का नया टैक्सोनॉमी था उसमें हाईएस्ट लेवल कौन सा होगा। 4 ऑप्शन है, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत तेज जवाब आ रहे हैं, बहुत तेज। तो यहाँ पे देखो कमेंट सेक्शन, यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाया जा रहा है, पिक्चर देख के आप फटाफट जवाब दे सकते हो। जो हायर लेवल है, यहाँ पे देखो सबसे हाई लेवल पे क्या है, क्रिएटिंग। तो यहाँ पे देखो क्रिएटिंग कहाँ मेंशन है, ऑप्शन नंबर ए पे। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, यानी क्रिएटिंग उसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन आपका है कि ब्लूम्स का जो नया मॉडल था उसमें सबसे लोएस्ट लेवल कौन सा होगा। 4 ऑप्शन है, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। तो आपके सामने दोबारा मैं डायग्राम लेके आता हूँ, यहाँ पे डायग्राम देखो और फटाफट जवाब दो। हाईएस्ट तो हमारा हो गया, क्या था हमारा, क्रिएटिंग था। और सबसे नीचे वाला लेवल कौन सा है, रिमेम्बरिंग है। तो यहाँ पे देखो आप ऑप्शन नंबर कौन से पे है, तो ऑप्शन नंबर बी पे, यानी कि रिमेम्बरिंग। तो इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी यानी कि रिमेम्बरिंग, उसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंदर कॉग्निटिव डोमेन के अंदर किस चीज को किस चीज में बदल दिया गया। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी बताइए क्या होगा। ये ब्लूम्स का सबसे प्यारा, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। कॉग्निटिव स्किल का सबसे बेस्ट क्वेश्चन अगर कहा जाए तो इस क्वेश्चन को कहा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का मैं जवाब देख रहा हूँ, ज्यादातर बच्चों को सही है। इसमें क्या किया था हमने, नॉलेज को रिमेमोरी के साथ चेंज किया था, बाकी कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंडिंग के साथ किया था। अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे सी ऑप्शन के साथ है, जबकि सिंथेसिस को हमने किसके साथ चेंज किया था, हमने किया था उसको क्रिएट के साथ किया था, और एप्लीकेशन को अप्लाइंग के साथ किया था। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर है उसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको डायग्राम देखो, ये आपका कौन सा ओरिजिनल है, ये आपका रिवाइज्ड है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, नॉलेज को रिमेम्बरिंग के साथ चेंज किया था। शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे फटाफट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आइडेंटिफाई द ब्लूम्स लेवल फॉर द स्टेटेड क्वेश्चन। इसका मतलब है अगर आपके सामने डिफाइन या पंचायत जैसे वर्ड आ रहे हैं तो ये जो वर्ड आ रहा है ये किस लेवल के अंतर्गत आएगा कॉग्निटिव डोमेन के अंदर। तो यहाँ पे आपको कल बताया जा चुका है कि जो इसके कौन कौन से एक्टिव वर्ब होते हैं। तो एक्टिव वर्ब जो आपको डिफाइन आ गया, पंचायत आ गया, आइडेंटिफाई हो गया, तो किस में आते हैं। तो कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ ज्यादातर बच्चों को जवाब सही आ रहा है, पर कुछ बच्चों को थोड़ा बहुत गलत भी आ रहा है। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर है यानी कि नॉलेज, उसका बिल्कुल सही है। नॉलेज में आपका आ जाएगा आइडेंटिफाई यानी कि पंचायत। तो आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर नहीं हो रही थी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या आइडेंटिफाई है, डिफाइन है, डिस्क्राइब है, नेम है, मैच, ये सबके एक्टिव वर्ब होते हैं। किसके होते हैं, नॉलेज के होते हैं। तो जिसने इसका जो जवाब दिया था नॉलेज, उसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर फटाफट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द फॉलोइंग डज नॉट हैव द एक्टिव वर्ब ऑफ नॉलेज। निम्नलिखित में से कौन सी नॉलेज की एक्टिव वर्ब नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो अभी आपको दिखाया जा चुका है पिछले क्वेश्चन में कि कौन कौन सा एक्टिव वर्ब थे। डिफाइन था, इसका बिल्कुल आइडेंटिफाई था, नेम था, पर एक्सप्लेन, एक्सप्लेन नहीं है था आपका। एक्सप्लेन किस में आता है, ये आता है आपका किसमें, कॉम्प्रिहेंशन में आता है। आप वहां पर चीजों को समझते हो। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, उसका बिल्कुल सही है। यानी कि आपने पिछले क्लास को बहुत अच्छे से देखा होगा, इसलिए आप फटाफट जवाब दे रहे हो। अगले क्वेश्चन को जाने से पहले आपको मैं थोड़ा सा यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ देखो, आइडेंटिफाई, डिफाइन, नेम, डिस्क्राइब, ये सब किसके आपके एक्टिव वर्ड है, तो ये सब आपके नॉलेज के एक्टिव वर्ड है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 19। द फॉलोइंग डज नॉट हैव द एक्टिव वर्ब ऑफ नॉलेज। नॉलेज की निम्नलिखित में से कौन सी एक्टिव वर्ब नहीं है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो अभी आपको दिखाया था रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनाइज और डिफाइन, ये सब किसके थे आपके एक्टिव वर्ब, तो ये थे आपके नॉलेज के। पर यहाँ पे एग्जाम्पल यानी कि गिविंग एग्जाम्पल अगर आ जाए तो ये चीज होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन का। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी यानी कि एग्जाम्पल, उसका बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको चीज थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी। नॉलेज का देखो क्या है, रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनाइज, स्टेट, सेलेक्ट, आइडेंटिफाई, डिफाइन, डिस्क्राइब, मैच, नेम, ये सब आपके एक्टिव वर्ड है। किसके हैं, नॉलेज के हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कॉम्प्रिहेंशन का निम्नलिखित में से कौन सा एक्टिव वर्ब नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो कंप्रिहेंशन आपके कॉग्निटिव स्किल का दूसरा स्टेट है, ठीक है, दूसरा जो लेवल है वो है आपका। तो एग्जांपल इसमें आता है आपका एक्सटेंड, वहां पे चीजों का थोड़ा सा बढ़ा के करते हो, खींचते हो उसको, एक्सटेंड करते हो, विस्तार करते हो। और एक्सप्लेन भी इसी के साथ। पर जब आपका जो नेम है, डिस्क्राइब है,
ये सब है, तो ये सब आपके किसके नॉलेज के एक्टिव वर्ब है। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी यानी कि नेम, उसका बिल्कुल सही है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। तो कॉम्प्रिहेंशन में क्या आता है, आपका एस्टिमेट आ जाएगा, नरेट आ जाएगा, आपका गिव एग्जांपल आ जाएगा, एक्सटेंड आ जाएगा, एक्सप्लेन आ जाएगा। इस तरह के जो भी आपके शब्द आएंगे ये सब आपके कॉम्प्रिहेंशन के एक्टिव वर्ब होते हैं। पर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ गोली भी, भाई गोली से भी आप तेज भाग रहे हो, तो चलो मैं चाहता हूँ और तेज भागो। यहाँ देखो आप कॉम्प्रिहेंशन का एक्टिव वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे आपको फिर जवाब देना है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल तो है इसका भाई, एक्सटेंडेड भी है आपका, एक्सप्लेन भी है। अब आ गया डिजाइन, तो डिजाइन आपको पता है किसका होता है डिजाइन, ठीक है। तो आप इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, उसका बिल्कुल सही है। आप ये बता सकते हो डिजाइन जो है ये किसका आपका एक्टिव वर्ब होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे नरेट हो गया, एक्सप्लेन हो गया, एक्सटेंड हो गया, एग्जाम्पल हो गया, ये सब आपके कॉम्प्रिहेंशन के एक्टिव वर्ब होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, कॉम्प्रिहेंशन का एक्टिव वर्ब निम्नलिखित में से कौन सा होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए क्या होगा। तो देखो कॉम्प्रिहेंशन का एक्टिव वर्ब, तो यहाँ पे देखो एक्सप्लेन एक शब्द, जब अगर डिस्क्राइब होता तो आपके नॉलेज को होता, एक्सप्लेन है ये आपका कॉम्प्रिहेंशन के, बाकी सब डिवाइड, सेपरेट, प्रिंट आउट, ये सब आपके किसके हैं, ये सब आपके एनालिसिस के एक्टिव वर्ब हैं। तो जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी यानी कि एक्सप्लेन, उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले थोड़ा सा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एप्लीकेशन का एक्टिव वर्ब नहीं है। एप्लीकेशन की बात कर रहा है, इसका एक्टिव वर्ब नहीं है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो एप्लीकेशन का यहाँ पे देखो डेमोस्ट्रेट, प्रदर्शनी करते हो, ठीक है। डिफाइन, डिफाइन होगा, डिफाइन, ये डिफाइन तो सुना वाला हो रहा है। तो डिफाइन हमारा किसका होता है, ये होता है हमारे नॉलेज का होता है एक्टिव। तो ये भाई तो हमारे नहीं हो सकता। मैनिपुलेट यानी चीजों को अपनी अपने हिसाब से उलटफेर करते हो, मॉडिफाई बिल्कुल करते हो। तो जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी यानी कि डिफाइन, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ मैं कि एप्लीकेशन का पूछ रहा था ना, आप देखो मॉडिफाई, मैनिपुलेट, डिस्कवर, ऑपरेट, यूज, सॉल्व, सो ये सब आपके एप्लीकेशन के एक्टिव वर्ब होते हैं। आप एक उड़ान भरो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने था, एप्लीकेशन का एक्टिव वर्ब नहीं है। 4 ऑप्शन है, जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। तो यहाँ पे देखो एप्लीकेशन में चीजों को यूज करते हो ना, यूज तो हो गया, इसका ऑपरेट भी करते हो, सो भी करते हो, ये सब आपके एप्लीकेशन के एक्टिव वर्ब है। पर जज, भाई जज इसमें करते हो आप, एक बार सोच के देखो यार ये चीज कहाँ पे आता है। तो ये चीज तो शायद आपका कहाँ पे आता है, एवोल्यूशन में आता है क्या? चलो शायद आप सही कह रहे हो, बिल्कुल ये एवोल्यूशन में आता है। तो जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी यानी कि जज करना, ये सब इसका एक्टिव वर्ब नहीं है। ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर आज का नया सेशन स्टार्ट करने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एप्लीकेशन का एक्टिव वर्ब है, जल्दी से बताइए कौन सा निम्नलिखित में से एप्लीकेशन का एक्टिव वर्ब है। तो एप्लीकेशन का कौन सा एक्टिव वर्ब है आपका? देखो मैनिपुलेट है, बिल्कुल है। फिर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, बिल्कुल सही है। सॉल्व कर रहे हो, बिल्कुल सही है, यानी कि इसका हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस। तो जिसने इसका जवाब दिया ऑल ऑफ दिस, उसका बिल्कुल सही जवाब है। इसी के साथ जो हमने क्लास में किया था, यहाँ पे देखो आप मैनिपुलेट, मॉडिफाई, यूज, ऑपरेट का आपका कंबाइन, सो, सॉल्व, ये सब आपके एप्लीकेशन के एक्टिव वर्ब थे। तो इसी के साथ जो हमारा पहला पार्ट था जो हमने 4 बार डिस्कस किया था, हमारा कंप्लीट हो गया। शायद आपको चीजें ओवरऑल हो गया। और आज का जो 26 से 50 तक क्वेश्चन करने वाले हैं, इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। और क्लास जैसे दी एंड होगी, आपको ये पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप जितने 25 से लेकर 26 से लेकर 50 तक आप सबका जवाब दो। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्या रेडी हो? कौन कौन रेडी है 26 से लेकर 50 तक करने के लिए? जो रेडी है कमेंट सेक्शन में आप फटाफट जवाब दो, क्योंकि अभी तक मैंने देखा 1 से 25 तक आप गोली से भी तेज भाग रहे थे। ठीक है, तो मैं चाहता हूं ऐसे आप उड़ान भरो और एक तरह से जैसे ये चिड़िया उड़ रही ना, आप भी चिड़िया की तरह फुर हो जाओ। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो 26वां क्वेश्चन आपके सामने है, एप्लीकेशन का एक्टिव वर्ब कौन सा है? रीराइट, डेमोस्ट्रेट करना, गिव एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देना, या फिर नेम। तो जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे आपके पहले सामने 100 हो गया, पर कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतना चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है एप्लीकेशन का कौन सा एक्टिव वर्ब है आपका,
क्या आपका रीराइट है, डेमोस्ट्रेशन है, गिव एग्जांपल है या नेम है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन से हो गया, बिल्कुल सी आपका एप्लीकेशन का एक्टिवर है। बाकी आप ये बता सकते हो इस क्वेश्चन में मुझे कि जो ये नेम लिखा हुआ ऑप्शन नंबर जो डी है, ये किसका आपका एक्टिवर होता है। आप इसका जवाब दे सकते हो। जो लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये किसका एक्टिव वर्ब होता है। तो आप इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दो। ये तो आपका सो हो गया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डेमोस्ट्रेट यानी प्रदर्शनी एप्लीकेशन का हो गया। नेम किसका एक्टिव वर्ब है। एग्जाम्पल चलो मैं बता देता हूँ। ये आपका होता है किसका, ये होता है आपका कंप्रीहेंशन का। डेमोस्ट्रेट तो हो गया आपका एप्लीकेशन का। और रीराइट ये होता है शायद हमारा सिंथेसिस का होता है। ठीक है, किसका होता है, सिंथेसिस का। बाकी आपको ये जवाब देना, जो ये नेम है ये किसका एक्टिव वर्ब है। तो मैं देख रहा हूँ कोई आपके जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप प्रेम सर बताएंगे, फिर आगे चलते हैं हम। तो अगला जो क्वेश्चन है वो सिंथेसिस से रिलेटेड है। सिंथेसिस का एक्टिव वर्ब नहीं है। 4 ऑप्शन है। कंपेयर, कंपेयर का मतलब होता है आप कंपैरिजन कर रहे हो। कंपाइल का मतलब होता है कि आप किसी चीज को बना रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, कंपाइल करना। कंपोज का मतलब होता है जैसे किसी गाने को कंपोज करते हो, ठीक है, यानी कि आप एक तरीके से लिखते हो, कंपोज करना। रिवाइज का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को रिवाइज करते हो, बार बार पढ़ते रहते हो ना, उसे बोलते हो रिवाइज। तो सिंथेसिस का जो एक्टिव वर्ब नहीं है वो आपको बताना है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। देखो थोड़ा सा मैं सिंथेसिस के बारे में बता देता हूँ। कल वहां पे क्या कहते हैं, जो लीलाधर सर थे उन्होंने बहुत बढ़िया जवाब कल बताया था। कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छा जवाब दिया था। ठीक है, तो उन्होंने बहुत प्यारे चीज बताया था। इसको एक्सप्लेन करने के लिए ना उन्होंने अच्छी चीज बताई थी। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि क्या चीज होता है। जरूरी क्या होता है, आपने एनालिसिस किया, जैसे आप सिलेबस के एनालिसिस कर रहे हो, तो आपने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया, सेपरेट कर दिया। यानी कि आपने उसको एक तो ब्लॉक में बांट दिया, फिर उसको आपने यूनिट में बांट दिया, और आपने उसको लेसन में या चैप्टर में उसको डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद क्या किया, आपने उसका स्टडी किया, स्टडी करके आपने छोड़ दिया। अगर आप उसको फिर क्या चाहते हो, सिंथेसिस उसका अगला लेवल है ना, तो जो आपने डिवाइड किया था उसको आप क्या करोगे, एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करोगे। अब कैसे अरेंज करोगे, आप लेसन स्टार्ट करोगे, लेसन के बाद आप क्या लगाओगे, यूनिट लगाओगे। ठीक है, यूनिट लगाने के बाद आपने क्या किया, एक तरह से फिर आपने वो ब्लॉक लगाया। यानी कि आपने सिस्टमेटिक तरीके से इसको अरेंज कर दिया। इस सिस्टमेटिक तरह से अरेंज किया, आपने लास्ट में उसको असेंबल कर दिया। तो ये चीज होता है आपका सिंथेसिस। तो कल आपके जो लीलाधर सर उन्होंने बहुत बढ़िया बताया था कि हम कैसे कर सकते हैं। हम वहां पे क्या कर सकते हैं, जैसे मोटर मैकेनिक्स के बारे में उन्होंने बताया था कि चीजों को आप जानते हो मोटर मैकेनिक के बारे में, तो चीज आपका नॉलेज हो गया। ठीक, उसके अगर पार्ट को अलग अलग करके उस पर आप वर्क कर रहे हो, समझ रहे हो, तो आपका कंप्रीहेंशन हो गया। साथ ही साथ क्या बताया कि जो बाइक का जो रिपेयर कर रहे हो, उसको बार बार अगर रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, बार बार कर रहे हो उसको रिपेयरिंग, तो आपका एप्लीकेशन हो गया। आपके कल लेदर सर ने बताया था। साथ ही साथ क्या बताया था उन्होंने कि चीजों को खोल दिया, आपने डिवाइड कर दिया, ये चीज था आपका एनालिसिस। और चीजों को जिसमें आपने खोला था, उस चीजों को, उस खुले पार्ट को आपने क्या किया, जोड़ दिया, तो वो चीज था आपका सिंथेसिस। अब बाद में क्या किया, इसको आपने क्या किया, इस बाइक को चला दिया। आपने क्या किया, बाइक को चला दिया या फिर इसको एक तरह जस्टिफाई कर दिया। तो ये चीज था आपका, क्या था, ये था आपका इवोल्यूशन। तो उन्होंने बहुत बढ़िया चीज बताई थी कल। ठीक है, तो इसका जिसने भी जवाब दिया, क्या चीज, ऑप्शन नंबर ए, यानी कंपेयर। कंपेयर आप किसमें करते हो, तो ये आता है आपका इवोल्यूशन में। तो जो आपका रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, वहां पे आपका जो एक तरह से हुआ है, क्या कहते हैं, एक तरह से जो आपका एप्लीकेशन है, तो वहां पे भी आपका कहीं ना कहीं कंपेयर देखने को मिलता है। ये आपके रिवाइज्ड वाले मिलता है। किसमें मिलता है, रिवाइज्ड वाले में। जो आपका ओरिजिनल था वहां पे कंपेयर एक्टिवर किसका है, तो ये आपका इवोल्यूशन का है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे देखो, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो आपका, यहाँ पे देखो क्या चीज मेंशन है। यहाँ पे कंपोज, रिवाइज, रीराइट, क्रिएट, डिजाइन, डिवाइस, प्लान, ये सब आपके किसके हैं, रिऑर्गेनाइज। तो ये आपका ये सब आपके किसके एक्टिवर होते हैं, ये होते आपके सिंथेसिस के एक्टिवर होते हैं। रिलेट कर रहे हो, ये चीज होता है आपका सिंथेसिस का एक्टिवर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गौरव जरा ये एक स्लाइड पीछे करना। तो ये जो सिंथेसिस है, इसके अंदर क्या है कि आपको थोड़ा सा हो सकता है हल्का फुल्का दिक्कत आ रहा हो एक्टिव वर्ब में। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे क्या चीज है कि आप चीजों को क्या किया आपने, आपको यहाँ जो सारे पार्ट है, यहाँ पे देखो मेंशन है, क्या मेंशन, जो पूरा आपके पार्ट है, इसको आप करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज कर रहे हो। क्या कर रहे हो, उसको आप एक करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज कर रहे हो। अभी मैंने आपको भी बताया सिंथेसिस में आप यही चीज करते हो। हाँ प्रेमचंद,
तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको हो सकता है हल्की फुल्की थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, जैसे सिंथेसिस है, तो सिंथेसिस के जो केस है इसमें आप क्या याद रख सकते हो, एक कीवर्ड याद रख सकते हो, सीडीआर। सीडीआर मतलब इसके अंदर जो सी, डी और आर से रिलेटेड अगर कोई कीवर्ड आएगा तो वो कंफर्म। कंपाइल का मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई चीज कंपाइल कर रहे हो, बना रहे हो, एक सी से और क्या आप याद कर सकते हो, कंपोज करना। सी से ही आप क्या याद कर सकते हो, कैटेगराइज करना। तो सी आपका क्लियर हो गया कि आपका सी से अगर आपका है, कंपाइल है, कंपोज है, कैटेगरी है, तो वो आपका किस में आ जाएगा, सिंथेसिस में आ जाएगा। डी डी पकड़ लो। डी का मतलब क्या होता है, डिजाइन करना, यानी कि आपने कोई डिजाइन किया, नई नई चीज बना दी, तो डिजाइन किस में आ जाएगा, एक्टिव वर्ब सिंथेसिस के अंदर। उसके बाद डिवाइस। डिवाइस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये डिवाइस DEVICE की बात नहीं कर रहा है, वो होता है कोई, जैसे मान लिया कोई वस्तु है, मान लिया कोई डिवाइस है ना, तो वो मतलब होता है ये डिवाइस, DEVISE। डिवाइस का मतलब होता है कि जैसे आपके माइंड में कोई आइडिया आया, तो एक तरीके से उसे क्या बोलते हैं, हम डिवाइस बोलते हैं, कि वन आइडिया डिवाइस इन माई माइंड, ठीक है ना, इस तरह से। तो सी डी, डी आपका कंफर्म हो गया। उसके बाद है आर। आर से आप क्या याद रख सकते हो, रिवाइज, रीराइट, रिलेट, रिकॉग्नाइज। तो आपके सारे के सारे लगभग लगभग इससे आपके क्या हो गए, जुड़ गए एक्टिव वर्ब। एसोसिएटिव मेथड आपने यूज कर लिया। केवल आपको क्या याद रखना है, क्रिएट। और क्रिएट आपको हमेशा याद रहता है कि सिंथेसिस के अंदर आप कुछ नया क्रिएट करते हो। तो इस तरह से आपके सिंथेसिस के सारे एक्टिव वर्ब जो है आपको याद हो गए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके मेन पार्ट देखो, रिऑर्गेनाइज हो गया, टेल हो गया और क्रिएट हो गया, डिजाइन हो गया। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके कौन कौन से, डिजाइन हो गया, क्रिएट हो गया, रीराइट हो गया आपका, और रीऑर्गेनाइज हो गया। ये इसके मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिवर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है? यहाँ पे देखो, आप इसका जवाब दे सकते हो कि जो आपका इवोल्यूशन होता है, इसका एक्टिवर कौन सा नहीं है। तो आप इसका जवाब दो। क्या इसका कंसाइज नहीं होगा, क्या इसका जज नहीं होगा, अप्रिसिएट नहीं होगा, या फिर कंपोज नहीं होगा? तो आप जवाब दो कि इवोल्यूशन का कौन सा एक्टिव वर्ब नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे आपका बहुत सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, यानी कंपोज करके आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, इसका ये आपका किसका एक्टिव वर्ब है, मुझे ये बता दो। ये चीज जो है ये आपका किसका एक्टिव वर्ब है? तो मैं देख रहा हूँ अभी तक कमेंट सेक्शन में किसी का जवाब नहीं आ रहा। अभी मैं यहाँ पे देखो, पीछे वाला डायग्राम देखो, आपको यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आ रहा है ना, ये किसका है आपका, ये आपका सिंथेसिस का एक्टिव वर्ब। किसका है, सिंथेसिस का एक्टिव वर्ब है। तो आपको शायद यहाँ पे चीजें क्लियर है। अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे प्रेम सर एक लाइन बताएंगे, फिर हम आगे चलते हैं। तो इवोल्यूशन है आपका, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में जो आपके एक्टिव वर्ब है, वहां इसकी बात कर रहे हैं ये। तो इवोल्यूशन में क्या होता है कि आप एक तरीके से आप इवेल्युएट करते हो अपने आप को, एज ए टीचर या फिर एज ए लर्नर, आप कितने कामयाब रहे। तो जज में क्या हो गया कि आपने जो कुछ नया बनाया है, मान लिया आपने कोई नई टेक्सोनोमी बना दी, या फिर मान लिया आपने कुछ एक नया मेथड बना लिया, तो एज एक प्रकार के क्रिएटर आप कितने कामयाब रहे, तो वो आपको जज किया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर क्या हो जाएगा, कंसाइज। कंसाइज का मतलब ये होता है कि मतलब, कंसाइज का मतलब ये हुआ कि जो आपने सब कुछ पढ़ा है, क्या आप उसको कम से कम शब्दों में आप उसको बता सकते हो। तो ये जो कंसाइज वर्ड होता है, ये आपका किस में आता है, इवोल्यूशन के अंतर्गत आ जाता है। अप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, अप्रिशिएट जो होता है, यानी कि जब आप कुछ नया कर लेते हो, बढ़िया कर लेते हो, तो आपको क्या मिलता है, अप्रिशिएट मिलता है। तो अप्रिशिएट कब मिलेगा आपको, जब आप कुछ नया बना लेंगे, इवेल्युएट कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा आपका, सजेस्ट हो जाएगा, कंपेयर हो जाएगा, कंट्रास्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ चीजें थोड़ा सा आपको याद भी रखनी पड़ेगी, बाकी लगभग लगभग आप थोड़ा इवोल्यूशन से कनेक्ट करके इनको याद रख सकते हैं। तो इवोल्यूशन में क्या करते हैं आप, लास्ट में एक तरह से उसके एक तरह से इवोल्यूट करते हो, उसकी एफिशिएंसी को, उसकी क्वालिटी को, उसकी एक्यूरेसी को, उसकी रिलायबिलिटी को, ठीक है। आप एक तरह से उसकी जजमेंट करते हो। तो शायद आपको चीजें क्लियर है, आपको कंसाइज करते हो, कंक्लूड करते हो, अप्रिशिएट करते हो, कंस्ट्रक्ट करते हो, जज करते हो, कंपेयर करते हो। तो ये सब इसके एक्टिव है जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये अभी तक हमने कौन कौन से पढ़ लिया, हमने कैट के बारे में देख लिया, यानी कि कॉग्निटिव स्किल, अफेक्टिव स्किल, डोमेन अफेक्टिव स्किल और साइकोमोटर स्किल। फिर हमने देखा 656 यानी कि 656 के बारे में देखा कि किसमें कितने लेवल होते हैं। इसके अलावा हमने इसके कौन कौन से वो किससे रिलेटेड होता है वो चीज देख लिया हमने। फिर हमने एक्टिव वर्ब पे जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको।
अब हम थोड़े से अलग क्वेश्चन देखने वाले हैं, आप इसका जवाब दे सकते हो। ये क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है कि ये क्वेश्चन अभी प्रेम से बताएंगे, फिर आगे चलते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि कॉग्निटिव डोमेन के अंदर जब ब्लूम टैक्सोनॉमी का नया वर्जन आया तो उसके अंदर लेवल कितने थे? जल्दी से बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से आप सभी सही आंसर देंगे। अभी आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन तो पहले मैं करा चुका हूँ, अभी शायद 7वां 8वां नंबर का क्वेश्चन था, यहाँ पे बिल्कुल सही था। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन ये दे देगा, आपसे पूछ लेगा ब्लूम टेक्सोनॉमी के जो न्यू वर्जन है उसमें कितने आपके कॉग्निटिव डोमेन है, कितने लेवल है उसके, ठीक है। आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा वो, एक तो रिवाइज वर्जन पूछ देगा आपसे, या फिर आपको पूछ देगा जो आपका ओरिजिनल ब्लूम टेक्सोनॉमी है उसके कॉग्निटिव डोमेन में आपके कितने लेवल है, चाहे रिवाइज हो चाहे न्यू हो चाहे आपका ओरिजिनल हो, सब में आपके 6 लेवल थे। यहाँ पे डायग्राम देखो, ये आपका रिवाइज्ड का है, आपका कौन सा है, न्यू वर्जन का है। तो यहाँ पे 6 लेवल है, 1 2 3 4 5 6, आपको याद कराया गया था ना 656 आपका किसमें, कैप में यानी कि कॉग्निटिव में, ये मतलब अफेक्टिव वहां पे 5, और जो आपका पी है यानी कि साइकोमोटर, ये आपका किसमें आ जाएगा, इसके आपके 6 लेवल हो जाएंगे। शायद आपको यहाँ पे क्लियर है, इसने जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6 उसका बिल्कुल सही जवाब है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला जो क्वेश्चन है ये आपका है कि डिफाइन एंड डिस्क्राइब इज रिलेटेड टू। डिफाइन और जो डिस्क्राइब होगा ये किससे रिलेटेड होगा? 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए किससे रिलेटेड होगा। देखो ये डिफाइन है और डिस्क्राइब है, ये चीज हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि डिफाइन डिस्क्राइब और एक्सप्लेन ये किसके किसके एक्टिवर होते हैं, क्योंकि हम नॉर्मली तो एक ही पढ़ते हैं ये, ठीक है। पर आपको अभी स्टार्टिंग में बताया गया था कि डिफाइन और डिस्क्राइब जो एक्टिवर होते हैं, चाहे नेम हो गया, डिफाइन हो गया, डिस्क्राइब हो गया, ये सब आपके नॉलेज के एक्टिवर होते हैं। ये आपका ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है ना उसके हैं, जो रिवाइज्ड के होते हैं उसके थोड़े से आपके अलग देखने को मिल सकते हैं। पर अभी हम ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के एक्टिवर के बारे में बात करें तो डिफाइन और डिस्क्राइब ये एक्टिवर आपका किससे रिलेटेड है, तो ये आते हैं आपके नॉलेज में आते हैं। किसमें आते हैं, नॉलेज के एक्टिवर है। तो शायद जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए यानी कि नॉलेज, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है गिव एग्जाम्पल, इसका मतलब है एग्जाम्पल देना, एक्सटेंड करना या फिर एक्सप्लेन करना। ये तीनों चीजें जो है ये किससे रिलेटेड है? 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो मुझे तो लग नहीं रहा, देखो वहां पे एक्सप्लेन और डिफाइन आ गया, वहां पे डिफाइन और डिस्क्राइब आ गया, अब यहाँ पे एक्सप्लेन आ गया, एक्सटेंड आ गया और एग्जाम्पल आ गया। तो ये चीज आप किसमें करते हैं, नॉलेज तो हो नहीं सकता, हमारा नॉलेज तो हो गया। अब बच्चा आपका कॉम्प्रिहेंशन, नॉलेज में क्या था, आपने चीजों को पढ़ लिया था, उसको डिफाइन कर लिया था, उसको डिस्क्राइब कर लिया था, एक्सप्लेन नहीं किया था। अब आप एक्सप्लेन, एग्जाम्पल या उस चीज को अपने लैंग्वेज में किस में चेंज कर देते हो, कौन सा लेवल है, तो आपका सेकेंड लेवल होता है। कौन सा लेवल होता है, सेकेंड लेवल, क्या नाम है उसका, कंप्रीहेंशन। तो जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कंप्रीहेंशन, उसका बिल्कुल सही है। आपके सामने एक्सप्लेन आ जाए, एक्सटेंड आ जाए या फिर आपसे बोलते हैं एग्जाम्पल वगैरह, तो ये सब आपका किससे रिलेटेड होते हैं, ये होता है आपके कंप्रीहेंशन में आते हैं, एक्टिवर है आपके किसके, कंप्रीहेंशन के। तो शायद इसका आपको क्लियर हो गया होगा। तो जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर कौन सा, बी कंप्रीहेंशन, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका डेमोन्स्ट्रेट, सॉल्व एंड यूज। ये किससे रिलेटेड होगा? नॉलेज से, कॉम्प्रिहेंशन से, एप्लीकेशन से या फिर एनालिसिस से? तो ये देखो, जल्दी से बताइए ये क्या आंसर क्वेश्चन होगा। आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन। इससे पहले अभी क्या था आपका, डिफाइन और डिस्क्राइब, वो किससे था, वो आपका नॉलेज से था। कंप्रीहेंशन में क्या था, तो कंप्रीहेंशन में आपका एग्जांपल आया था, एक्सप्लेन आया था, ये आपका कॉम्प्रीहेंशन का था। और तीसरा ऑप्शन क्या, एप्लीकेशन, यहाँ पे चीजों को आप डेमोन्स्ट्रेट करते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो और उसका एक तरह से एप्लीकेशन करते हो। तो ये शब्द आपका किसमें आता है, आपका एप्लीकेशन में आता है। तो जिसने भी इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी कि एप्लीकेशन, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ करीब 100% बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। आप, मुझे लग रहा है कि आप उड़ान भरने की कगार पे हो, ठीक है, आप उड़ान भरने वाले हो। तो जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी उसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका डिफरेंशिएट, सेपरेट और सब डिवाइड। ये तीनों जो है ये किसके अंतर्गत आएगी? नॉलेज के अंदर, कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर या फिर एनालिसिस के अंदर? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो आप इसका जवाब दे सकते हो। यहाँ पे कुछ मेंशन था, ये क्वेश्चन यहाँ पे भी मेंशन हो गया था, फिर मैंने उसको हटा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसका जवाब दे सकते हो कि जो आपका डिफरेंशिएट था, सेपरेट था, सब डिवाइड था। यानी कुल मिला जुला कर आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आप चीजों को सेपरेट कहाँ पे करते हो, ठीक है। क्या आप नॉलेज में करते हो, कंप्रीहेंशन में करते हो,
एप्लीकेशन में करते हो या फिर एनालिसिस में करते हो, आप चीजों को डिफरेंशिएट, सब डिवाइड और सेपरेट कहाँ पे करते हो? तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जवाब जो आ रहे हैं ट्रेनिंग के बहुत सही आ रहे हैं। सब किसके साथ जा रहे हैं? तो सब जा रहे हैं इसका किसके साथ? एनालिसिस के साथ। एनालिसिस में क्या करते हो, जो चीज आपके साथ प्रॉब्लम है उसको आप सेपरेट करते हो और सेपरेट करके उसके हर पार्ट को, सर एलिमेंट को उसको स्टडी करते हो। तो ये सब किस में करते हो? आप करते हो इसको एनालिसिस में करते हो। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी यानी कि एनालिसिस, उसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका डिजाइन एंड क्रिएट किससे रिलेटेड है? 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए किससे रिलेटेड। ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है भाई। जैसे कि आप हर काम इजी कर लेते हो ना, आपसे अगर बोल दिया जाए कि आप, अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये लो 15,000 रुपये, आप इसको कैसे खर्च करोगे? तो आप फोन लेकर आ जाओगे। मतलब आपके पास हजारों तरीके हैं। तो ये क्वेश्चन के भी जवाब देने के लिए मुझे लग रहा है आपके पास हजारों तरीके हैं। आप 1000 तरीके से इसका जवाब दे सकते हो। कैसे दे सकते हो? आपको ये पता है कि एनालिसिस में करते हो, आप वहां पे डिवाइड कर रहे थे, सेपरेट कर रहे थे, तो ये तो भाई हो नहीं सकता। एक तरीका तो ये हो गया। एप्लीकेशन में क्या कर रहे थे? आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, आप उसको यूज कर रहे थे, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बात करें हम डिजाइन एंड क्रिएट, अब हो गया आपका इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन में क्या करते हो? वहां पर जस्टिफाई करते हो, उसको कंपेयर करते हो, तो ये नहीं हो सकता भाई। अब बच्चा हमारा सिंथेसिस। तो आपके भाई इतने ऑप्शन है, तो आप तो अब भाई गोली की तरह जवाब दोगे, आप बिल्कुल गोली की तरह। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर है यानी कि सिंथेसिस। आप वहां पे जो आपने एनालिसिस में चीजों को सेपरेट किया था, उस चीजों को आपने क्या किया, यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर दिया, और अरेंज करने के बाद उसको डिजाइन कर दिया और क्रिएट कर दिया। तो ये चीज होता है आपका सिंथेसिस में। शायद आपको यहाँ पे क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कंसाइज, जज एंड सजेस्ट। कंसाइज का मतलब क्या होता है? थोड़े से शब्दों में अपनी बात को कह जाना। जज का क्या मतलब होता है? जज करना। और सजेस्ट, ये तीनों जो है ये किसके अंतर्गत आएगा? आपका किस लेवल के अंतर्गत आएगा? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो मुझे तो लग नहीं रही है। आपका कॉग्निटिव स्किल के लास्ट स्टेप है जिसमें कंसाइज करते हो, चीजों को जज करते हो, सजेस्ट करते हो। तो ये चीज आपका किससे रिलेटेड है? प्रेम सर ने आपको बहुत अच्छे से तरीके से समझाया था इसके बारे में। तो ये चीज क्या होता है, जब आप लास्ट स्टेप में पहुंचते हैं ना, तो आप उसकी एक्यूरेसी को देखते हो, एफिशिएंसी की देखते हो, यानी कि कुल मिला क्या कर सकते हैं आप, उसके लेवल की जांच करते हो, जस्टिफाई करते हो। तो ये शब्द आपका किस में आता है? तो ये आता है आपका इवोल्यूशन में। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर कौन सा? बी यानी कि इवोल्यूशन, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत सही क्वेश्चन है। उससे जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा 2-3 लाइन पूछना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ कि जो अगला क्वेश्चन आने वाला है ना, वो आपका इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? इसलिए पूछ रहा हूँ यहाँ पे आपको। तो आपको यहाँ पे ये चीज बताना है कि जो आपके कॉग्निटिव डोमेन के कितने लेवल होते हैं। आपके मुझे सबसे पहले ये बताओ, ये जो है आपका, ये क्या रिवाइज्ड है या फिर आपका ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है? पहले तो कमेंट सेक्शन में मुझे ये जवाब दे दो, और साथ ही साथ मुझे ये जवाब दे दो कि जो ऊपर के 3 लेवल आपको दिख रहे हैं, ए बी सी डी, ये 3 लेवल आपको दिख रहे हैं, ये लेवल, ठीक है, ये आपका कौन सा लेवल है आपका? क्या ये हाई लेवल है या फिर लो लेवल है? आप इसका जवाब दे सकते हो। और जो नीचे के 3 लेवल है, या आपके कौन से हैं, ये क्या ये हॉट में आएगा या फिर आपके किस में आएगा? जो लोट में आएगा, यानी LOT यानी कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग में आएगा। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हो। तो मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में जवाब आ रहे हैं। तो ये आपका, ये आपके हॉट है यानी कि हाई ऑर्डर थिंकिंग है, और ये आपका लो ऑर्डर थिंकिंग है। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है। ये आपका ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के 6 लेवल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है द स्टूडेंट रिकॉल और रिकॉग्नाइज इंफॉर्मेशन इज नोन एज। इसका मतलब है स्टूडेंट जो है वो जानकारी को रिकॉल करता है और रिकॉग्नाइज यानी कि पहचान सकता है। इसे आप क्या कहोगे? तो ये देखो क्वेश्चन शायद कल के क्वेश्चन में कराया गया था आपको, ठीक है, कि जब एक ट्रेनिज है वो चीजों को क्या करता है? रिकॉल करता है, रिकॉग्नाइज करता है उस इंफॉर्मेशन को। यानी कि आपको क्या, आपको पता होना चाहिए कि रिकॉल क्या होता है आपका, ठीक है? तो रिकॉल आपका एक तरह से नॉलेज का एलिमेंट होता है। किसी मैसेज को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, उसको बनाए रखना, उसकी पहचान करना, और इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने के प्रोसेस को हम नॉलेज कहते हैं, ठीक है? तो आपको चीजें क्लियर है। ये जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे मुझे ये बताने के लिए कर रहा था यहाँ पे कि स्टार्टिंग जो आपके 36 से लेके और 40 तक जो क्वेश्चन है, 40 से 41 तक,
ये आपके कॉग्निटिव डोमेन के जो आपका ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी थे उसके जो 6 लेवल है, तो इनके डेफिनेशन के बारे में बात की जाएगा। उसके अलावा जो 5 क्वेश्चन है लास्ट के, वो आपका कॉग्निटिव स्किल का है। तो जो रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा इनके जो डेफिनेशन से थोड़े से चेंज हो गए थे, तो उससे रिलेटेड है। इसलिए मैंने आपको यहाँ स्टार्टिंग बता दिया कि ये आपका जो ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, इसके जो ये 6 लेवल दिख रहे हैं, इनके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 5-6 क्वेश्चन करने वाले हैं। और अगले जो 5 क्वेश्चन है वो आपके रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, उस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसी के डेफिनेशन वहां पे थोड़ा सा चेंज कैसे हो जाता है, तो हम उस पर भी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नॉलेज उसका बिल्कुल सही है। चीजें आपको शायद क्लियर हो गई। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे मैंने रिवाइज के लिए लिया है, पर अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये क्वेश्चन हमारे कौन सा है, ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का है। तो जब भी आपके सामने रिकॉग्नाइजिंग आ गया, रिकॉलिंग आ गया, तो ये होता है आपका नॉलेज होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द स्टूडेंट चेंजेस इंफॉर्मेशन इनटू ए डिफरेंट सिंबॉलिक फॉर्म और लैंग्वेज। इसका मतलब है जो स्टूडेंट है वो जानकारी को क्या करेगा, क्या कहते हैं, दूसरी लैंग्वेज में चेंज कर सकता है। दूसरी लैंग्वेज या कह सकता है कि वो अपनी भाषा में चेंज कर सकता है, और सिंबॉलिक फॉर्म या उसका कोई एक अलग तरीका निकाल सकता है। तो ये जो लेवल है आपका, कि मतलब स्टूडेंट आपका इतना होशियार हो गया, तो इसको ये जो है आपका किस लेवल के अंतर्गत आएगा। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कौन सा आपका लेवल होगा। तो यहाँ पे देखो, आपने वहां पे उसमें क्या किया था, नॉलेज में चीजों को आपने बस चीजों को समझा था। ठीक है, क्या होता है क्या चीज नहीं होता है, उसी चीज को आप सेकेंड लेवल में क्या करते हैं, उसी इंफॉर्मेशन को आप डिफरेंट सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो, या फिर हम ये बोल सकते हैं आप उस इंफॉर्मेशन को अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हो, यानी चीजों को आपने अंडरस्टैंडिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में जो लोगों के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं, यानी कि सब बच्चे, सब पेरेंट्स किसके साथ जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी कि कंप्रीहेंशन के साथ जा रहे हैं। तो जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर सी उसका बिल्कुल सही है। मैं देख रहा हूँ कि सारे ट्रेनिंग आज सबके मैक्सिमम जो आ रहे हैं ना वहां पे कमेंट सेक्शन में जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। 99 के 100% बच्चों के जवाब आज सही आ रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले थोड़ा सा आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। चीजों को जब आप अंडरस्टैंडिंग करने लगते हो तो ये सब आपका कॉम्प्रिहेंशन में आता है। शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द स्टूडेंट सॉल्व ए प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है बाय यूजिंग द नॉलेज एंड जनरल एंड अप्रोप्रिएट जनरलाइजेशन इज नोन एज। इसका मतलब है किसी प्रॉब्लम को एक स्टूडेंट सॉल्व कर पा रहा है अपनी नॉलेज के द्वारा। ठीक है, तो इसे आप क्या कहोगे। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि इसका जवाब गलत होगा, क्योंकि यार आज तो आप ब्लूम्स बाबा के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आज आप ब्लूम के साथ खेल रहे हो, क्योंकि मैंने कहा था ना भाई कि इतने सारे क्वेश्चन करा दूंगा, इतने सारे क्वेश्चन करा दूंगा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे कि आप कहोगे क्या चीज है। आप उंगलियों पे खेलना स्टार्ट कर दोगे, इस पे आप अपने उंगलियों पे जवाब देना स्टार्ट कर दोगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। तो आप किसमें अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, किसमें करते हो आप। ठीक है, तो ये सब करते हो आप, किसमें करते हो, ये करते हो आप एप्लीकेशन में, चीजों को वहां पे यूज करते हो। तो जिसने भी इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एप्लीकेशन। हम अभी किसका डेफिनेशन के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम जितने भी एक क्वेश्चन कर रहे हैं अभी डेफिनेशन किसका, ये कॉग्निटिव स्किल का जो आपका ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उसके क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे रिवाइज्ड में इसी का डेफिनेशन आपका थोड़ा सा चेंज कैसे हो जाता है, उस पर भी क्वेश्चन करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन जाने से पहले यहाँ पे देखो, आप एनालिसिस में चीजों को क्या करते हो, सेपरेट करते हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। ठीक है, तो ये सब किसमें करते हो, आप एप्लीकेशन में करते हो। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है। अभी हम ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के डेफिनेशन, इन 6 के डेफिनेशन के बारे में देख रहे हैं कि इन पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अभी हम देखेंगे कि जो रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उस पे क्वेश्चन आपके कैसे बनते हैं। थोड़ा सा इनके जो है क्या डेफिनेशन है, थोड़ा सा उनमें हमने क्या करेंगे, मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द स्टूडेंट सेपरेट्स इंफॉर्मेशन इनटू कंपोनेंट पार्ट इज नोन एज। इसका मतलब है आपका जो स्टूडेंट है वो किसी जानकारी को कंपोनेंट पार्ट में, यानी कि छोटे छोटे भाग में उसको तोड़ लेता है। इसको आप क्या कहोगे। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो मुझे तो लग नहीं रहा इसका जवाब आप गलत दोगे। चीजों को जब आप चीजों को यहाँ पे एक शब्द आ जाए ना, एक वर्ड आपके सामने आ जाए, कौन सा, सेपरेट। आप अपने इंफॉर्मेशन को, आप अपने प्रॉब्लम को, आप किसी भी चीज को सेपरेट कर रहे हो, कंपोनेंट में, भागों में डिवाइड कर रहे हो, तो ये चीज होता है आपका, क्या होता है। तो कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं मैं 100% बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है, यानी कि सारे बच्चे किसके साथ गए हैं, तो सारे बच्चे गए हैं एनालिसिस के साथ। आप जब एनालिसिस करते हो
तो उसके छोटे छोटे भाग में उसको डिवाइड कर देते हो, और डिवाइड करने के बाद आप लास्ट में क्या करते हो, तो आप उस चीजों को स्टडी करते हो। तो शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक लाइन बता देते हो। आप एनालाइज में क्या करते हो, चीजों को ब्रेक करते हो, और ब्रेक करने के बाद आप उसके पार्ट को थोड़ा थोड़ा करके आप उसको एनालाइज करते हो। तो शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उसे आप क्या कहोगे जब आप क्या करते हो, किसी जानकारी को वेरियस एलिमेंट्स यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हो और फिर उसको आप स्टडी करते हो। तो 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देखो, अभी पिछला क्वेश्चन था, बिल्कुल वही क्वेश्चन आपका। वहां पे थोड़ा सा बस सेपरेट के बारे में बात कर रहा था, यहाँ पे सेपरेट करने के साथ साथ उसको वेरियस एलिमेंट में आपको तोड़ना है, और साथ ही साथ क्या करना है, जो आपने उस एलिमेंट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया है, आप उसका एक तरह से स्टडी कर रहे हो। तो ये चीज आपका किसमें आता है, वही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम पिछला क्वेश्चन। यानी कि ये सब आप किसमें करते हो, एनालिसिस में करते हो। किसमें करते हो, आप एनालिसिस में करते हो। तो मैं देख रहा हूँ 100% बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है, सारे ने जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी यानी कि एनालिसिस, तो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द स्टूडेंट सोल्व ए प्रॉब्लम बाय पुटिंग इंफॉर्मेशन टुगेदर। इसका मतलब क्या है कि जितने भी उसने पहले तोड़ा फोड़ी करी थी, जितने भी उसने कंपोनेंट पहले तोड़े थे, उन सबको जोड़ के अब वो क्या करेगा, कुछ नया बना देगा। ठीक है, तो इसे आप क्या कहोगे। ठीक है, यानी कि जोड़, पहले तो तोड़ा था, अब जोड़ जाड़ के उसने क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया, एक ओरिजिनल चीज, बढ़िया चीज बना दी। तो इसे आप क्या कहोगे। 4 ऑप्शन है, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो, एनालिसिस में क्या किया आपने, चीजों को ब्रेक किया। जैसे पिछला क्वेश्चन क्या था, आपने उसको वेरियस एलिमेंट में, कंपोनेंट में उसको सेपरेट किया था और चीजों को आपने स्टडी किया था। आपने अब क्या किया, उसी चीज को आपने एक सिस्टमेटिक तरीके से आपने उसको अरेंज कर दिया, और अरेंज करने के साथ साथ क्या किया, उसी ओरिजिनल कंटेंट को एक नया चीज असेंबल कर दिया, चाहे क्रिएट कर दिया, चाहे डिजाइन कर दिया। तो ये चीज आता आपका किसमें आता है, ये आता आपका सिंथेसिस में। किसमें आता है आपका, सिंथेसिस में। तो शायद आपको चीजें क्लियर है। कल लीला दर्शन ने बहुत बढ़िया चीज बताया था इसके बारे में। हम क्या करते हैं, वहां पे चीजों को जो हमने, जो बाइक मोटर उसको हमने सेपरेट किया था, उसी चीज को हम वहां पे जोड़ देते हैं। तो ये होता है आपका सिंथेसिस में होता है। तो शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि द स्टूडेंट मेक्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जजमेंट अकॉर्डिंग टू सेट स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब है आपके पास कुछ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड है, आप उसके अनुसार जज करते हो किसी भी इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो उसे आप क्या कहोगे, इवैल्यूएशन कहोगे, कॉम्प्रिहेंशन कहोगे, एनालिसिस कहोगे, या फिर नॉलेज कहोगे। जल्दी बताइए क्या कहोगे। तो यहाँ पे देखो, आपको बेसिकली आपको किस पे फोकस करना है, तो आपको करना जजमेंट पे। जो भी आपकी चीज है, जो आपके 5 स्टेप थे, आपने चीजों को सब कवर कर लिया, तो लास्ट में आप उसको एक तरह से इवैल्यूएट करोगे, उसको जजमेंट करोगे, जस्टिफाई करोगे। तो ये चीज आपका किसमें आता है, तो ये चीज आता है आपका इवोल्यूशन में आता है। किसमें आता है, आपका इवोल्यूशन में आता है। तो शायद आप यहाँ पे आपको चीजें क्लियर है। तो मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में आपके जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं, सारे बच्चों के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। किसके साथ जा रहे हैं, तो सारे बच्चे जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ। किसके साथ जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी कि इवोल्यूशन के साथ जा रहे हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। जिसने जिसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए इवोल्यूशन, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे देखो, ये हमारे 6 स्टेप हो गए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी हम, जो हमारा ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी था उसके भी 6 लेवल थे, जो रिवाइज था उसके भी 6 लेवल थे, पर थोड़ा सा इनके बीच में इंटरचेंज किया गया था। कुछ चीजों के नाम आपके बदले गए थे, कुछ वहां पे जो आपके लेवल थे उसके नाम चेंज किए गए थे, इसका ईयर भी चेंज हो गया था। तो मैंने आपको बताया था, जो आपका ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी था उसके जो 6 आपके जो लेवल है, इनका डेफिनेशन ठीक था, और जो रिवाइज था उसके डेफिनेशन थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया था। तो आगे वाले जो 4-5 क्वेश्चन है आपके रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के जो ये 6 लेवल है ना, इसी का डेफिनेशन है जो हमने अभी पढ़ा, पर वहां पे थोड़ा सा उनके डेफिनेशन में थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। तो आपको दोनों पता चल जाएगा कि जो ओरिजिनल था उनके जो लेवल थे उनके डेफिनेशन किस तरह से, और जो रिवाइज किया गया, यानी कि जहां पे ये नॉलेज लिखा वहां पे रिमेम्बरिंग आ जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन लिखा वहां पे अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। तो उनके डेफिनेशन देखने को कैसे मिलते हैं पेपर में। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे वहीं पे चलते हैं कि आपके क्वेश्चन वहां पे कैसे डेवलप होते हैं। उससे जाने से पहले आपको 2 क्वेश्चन में आपको बताना चाहता हूँ। उस क्वेश्चन को बताने से पहले हमने इसके बारे में पढ़ लिया भाई, इसके बारे में, इनके डेफिनेशन कैसे पेपर में पूछे जाते हैं इसके बारे में हमने देख लिया।
हमने ये भी देख लिया किस पे बेस्ड थे, ये आपके नाउन पे थे, ये आपके वर्ब पे बेस्ड थे, ये आपका 1956 में आया था, ये आपका 2001 में आया था। हमने इसके डेफिनेशन के बारे में देख लिया। अब हम इसके डेफिनेशन के बारे में देखते हैं कि 2001 में आया था तो उनके डेफिनेशन में क्या थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया था या सेम था, यानी कि जो डेफिनेशन क्या एक तरह से जो नॉलेज के था क्या वही डेफिनेशन आपका रिमेम्बरिंग का रहा या कुछ चेंज हुआ, या फिर जो डेफिनेशन आपके कॉम्प्रिहेंशन के था क्या वही सेम डेफिनेशन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आया, बिल्कुल सेम था। तो ये चीजें हम अगले वाले क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो अगले क्वेश्चन से जाने से पहले ये क्वेश्चन आपके सामने, आप इसका जवाब दे सकते हो प्रेम सर। तो ये 43 क्वेश्चन आपके सामने है। इसके बाद 5-6 क्वेश्चन, मेरे ख्याल से 6-7 क्वेश्चन और है, जल्दी जल्दी निपटाते हैं। लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल नहीं है। लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के बारे में बताया था, हायर ऑर्डर स्किल के बारे में बताया था, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के बारे में बताया था। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। कल आपको बताया गया था कि आपके इसमें कितने होते हैं, 6 लेवल होते हैं ना आपके, 3 जो नीचे के होते हैं आपके लो ऑर्डर थिंकिंग, जिसको क्या बोलते हैं LOT यानी कि लॉट, और जो ऊपर के था HOT यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग, उसको बोल रहे थे हम हॉट। ठीक है, तो यहाँ पे लॉट के बारे में पूछ रहा, तो लॉट में आपका क्या आता है, पहले नंबर पे आपका नॉलेज आ गया, ठीक है, फिर आता आपका कॉम्प्रिहेंशन, और फिर आता आपका एप्लीकेशन। तीसरे सीक्वेंस की बात करें तो एनालिसिस हमारा 4th लेवल है, और 4th लेवल हमारा किसमें आता है, ये हमारा आता है हायर ऑर्डर थिंकिंग यानी कि हॉट में आ जाता है। किसमें आता है, हॉट में आ जाता है। तो ये ऑप्शन जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी यानी कि एनालिसिस, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल नहीं है, नहीं है पूछ रहा है। तो 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए निम्नलिखित में से कौन सी हायर ऑर्डर स्किल नहीं है। तो यहाँ पे देखो हमने लॉट के बारे में तो देख लिया, LOT, वहां पे क्या था आपका, वहां पे था आपका क्या था, नॉलेज था, कंप्रिहेंशन था, और क्या था आपका एप्लीकेशन। अब यहाँ के हाई ऑर्डर के बारे में पूछ रहा है, हॉट के बारे में पूछ रहा, हाई ऑर्डर थिंकिंग। ठीक है, हॉट का मतलब आप गलत मत समझो, ठीक है, हम यहाँ पे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में बात करें, कुछ हम पर्सनली किसी के ऊपर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो जिसने भी इसका जवाब दिया है, यहाँ पे देखो ऊपर के 3 लेवल देख लो, ऊपर के 3 लेवल कौन कौन से होते हैं। तो ऊपर के 3 लेवल आपका एनालिसिस हो जाएगा, सिंथेसिस हो जाएगा, और इवोल्यूशन हो जाएगा। ये एप्लीकेशन जो है ये आपका लोअर ऑर्डर थिंकिंग में आता है। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि एप्लीकेशन, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा दोनों के बारे में बता देता हूँ कि लॉट यानी कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग क्या होता है और हायर ऑर्डर थिंकिंग क्या होता है, तो आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ये यहाँ पे जो आएगा ये आया आपका ऑड, जो आपका पुराना वर्जन था ना, जो आपका ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी था, उसके आपके कॉग्निटिव डोमेन है, और यहाँ पे जो चीज आने वाला है ये आपका न्यू वर्जन का कॉग्निटिव डोमेन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं 3 चीज आपको पेश कर रहा हूँ। आप मुझे ये बताओ कि ये जो 3 है आपके, ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले मुझे ये बता दो, जो 3 है ऊपर की कौन सी है आपकी, क्या हाई ऑर्डर थिंकिंग है, लोअर ऑर्डर थिंकिंग है, आप इसका नाम दो। और नीचे के 3 में और लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये जो नीचे के 3 है ये क्या क्या लोअर ऑर्डर थिंकिंग है या फिर आपके हायर ऑर्डर थिंकिंग है। तो आप इनका जवाब दे सकते हो, क्या होगा इसका, ये कौन सा है। तो यहाँ पे आपको शायद चीजें क्लियर नहीं हो रही, यहाँ पे आपको रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में बता रहा हूँ। तो ये आपके जो ऊपर के 3 है ये है आपके हायर ऑर्डर थिंकिंग, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोलते हैं क्या, हॉट। और नीचे के क्या है आपके, ये क्या आपके लॉट यानी कि लो ऑर्डर थिंकिंग है। शायद आपको चीजें क्लियर है। ये आपके न्यू वर्जन के 3 है, और ये आपके हाई ऑर्डर थिंकिंग है, और ये आपके नीचे के यानी कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग है। तो आपको शायद चीजें क्लियर है। रिवाइज्ड वाले में ये आपके हायर ऑर्डर थिंकिंग है, और लोअर ऑर्डर थिंकिंग आपके ये हो गए, और जो आपका ओरिजिनल था ये आपके हायर ऑर्डर थिंकिंग है, और ये आपके लोअर ऑर्डर थिंकिंग है। शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं ये हमारा किस पे आधारित है, ये हमारे RBT पे आधारित है। किस पे आधारित है, RBT पे आधारित है। ठीक है, RBT पे क्वेश्चन आपके कैसे बनते हैं, क्या चीज होता है, क्या चीज नहीं होता है, उस पे हम क्वेश्चन करने वाले। अभी तक हम किस पे कर रहे थे, ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे कर रहे हैं। अब हम किस पे करेंगे, रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के जो इसके क्या जो आपके इसके जो डेफिनेशन है, आपके डेफिनेशन कैसे देखने के मिलते हैं, रिमेम्बरिंग के क्या डेफिनेशन होगा, अंडरस्टैंडिंग के क्या डेफिनेशन होगा, अप्लाइंग के क्या डेफिनेशन होगा, एनालाइजिंग के क्या डेफिनेशन होगा, इवैल्यूएटिंग के क्या डेफिनेशन होगा, और क्रिएटिंग के क्या डेफिनेशन हो सकता है। तो हम इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तैयार हो, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो वहां तक हमने कर लिया था, कहां तक कर लिया था हमने, जो हमारा एक तरह से ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी था उसके जो आपके नॉलेज थे,
आपका उसमें क्या था, कॉम्प्रिहेंशन था, अंडरस्टैंड जो भी था, एप्लीकेशन था, एनालाइज था, उसके बारे में क्वेश्चन कर लिया। हम किसके करने वाले हैं यहाँ पे देखो, आपका आरबीटी यानी कि रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के क्वेश्चन करने वाले हैं कि रिमेम्बरिंग का डेफिनेशन क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, अप्लाइंग क्या होता है। आप बच्चे बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर जो आपका ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के जो आपके लेवल थे, ठीक है, जो आपका रिवाइज्ड का जो लेवल है, तो क्या इनके डेफिनेशन क्या सेम होते हैं? रिमेम्बरिंग का और रिमेम्बरिंग का और नॉलेज का क्या सेम होता है? अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंशन क्या क्या सेम होता है? तो इस टाइप के बच्चे क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर इसका क्या हुआ। तो मैंने सोचा कि दोनों करा देता हूँ, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। इससे पहले हमने नॉलेज वगैरह के बारे में पढ़ चुके हैं, नॉलेज का, कॉम्प्रिहेंशन का, एप्लीकेशन का, सिंथेसिस का, एनालिसिस का, इनका डेफिनेशन क्या होता है। अब हम इनके बारे में देखने वाले हैं कि आपका रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालिसिस और इवैल्यूएटिंग का डेफिनेशन आपका की पेपर में कैसे बनता है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आप इसका जवाब दे सकते हो प्रेम सर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 45, रिकॉलिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नॉलेज, रिकॉलिंग रेलेवेंट नॉलेज फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसका मतलब है आपके पास जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है उससे आप क्या कर रहे हो, रिकॉल कर रहे हो जानकारी को। और ये जो प्रोसेस आप कर रहे हो ये रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अनुसार किस लेवल में आएगा। 4 लेवल आपको दे रखे हैं, जल्दी से बताइए किस लेवल के अंतर्गत ये प्रोसेस आएगा। ये हम जो क्वेश्चन करें किसके अंदर कर रहे हैं, हम करें यहाँ पे देखो आरबीटी यानी कि रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो था आपका ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी था, उसमें आपका नॉलेज था, उसमें आपका कंप्रिहेंशन था, उसमें आपका एप्लीकेशन था। पर यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, रिमेम्बरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, अप्लाइंग है और एनालाइजिंग है, ठीक है। तो वहां पे आपका अगर देखा जाए तो जो नॉलेज का डेफिनेशन क्या था वहां पे, नॉलेज का डेफिनेशन यहाँ वहां पे ये था कि जो इन्फॉर्मेशन आपके अंदर है, इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हो आप, रिकॉल कर रहे हो या फिर रिकॉग्नाइजिंग कर रहे हो, उस प्रोसेस को हम क्या कहा था, हमने वहां पे नॉलेज कहा था। पर ये क्वेश्चन वहां पे भी यही है कि जो आपका एक तरह से नॉलेज है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके है, उसको क्या कर रहे हो, रिकॉलिंग कर रहे हो, ये चीज आपका नॉलेज बेस पे है। तो किस पे आधारित है ये चीज, किस में आता है आपका, क्या अंडरस्टैंडिंग में आता है, क्या आपका रिमेम्बरिंग में आता है, अप्लाइंग में आता है या फिर एनालाइजिंग में आता है आपका, ठीक है। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर है यानी कि रिमेम्बरिंग, उसका बिल्कुल सही है। इससे मिलता जुलता क्या था अभी, इससे मिलता जुलता था आपका नॉलेज। अब नॉलेज का डेफिनेशन अभी हमने कौन सा क्वेश्चन था, वो 36 था, 36 क्वेश्चन था, 36 नंबर 36 क्वेश्चन आपका ये कह रहा था कि किसी भी मैसेज को रिकॉल करना, रिकॉग्नाइजिंग करना क्या कहलाता है आपका, तो था आपका नॉलेज। यहाँ पे क्या है, आप किसी भी इवेंट क्या कर रहे हो, आपके यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये चीज है लॉन्ग टर्म मेमोरी की मेमोरी में जो आपका स्टोर है, उस मैसेज को, उस नॉलेज को आप क्या कर रहे हो, रिकॉलिंग कर रहे हो। तो इस प्रोसेस को हम रिमेम्बरिंग कहते हैं। बस ये कंफ्यूज करने के लिए बोल देगा आपको, नॉलेज और रिमेम्बरिंग के डेफिनेशन आपके बिल्कुल सेम आने वाले हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम ओरल, रिटर्न या फिर ग्राफिक मैसेज। ठीक है, तो ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास एक मैसेज है जो कि ओरल फॉर्म में है, ओरल फॉर्म मतलब कोई आपको बता रहा है, रिटर्न फॉर्म यानी कि वो लिखा हुआ है, या फिर ग्राफिक्स के रूप में है, तो आप इससे क्या कर रहे हो, इसका एक मीनिंग निकाल रहे हो। कैसे? समराइज करके, कंपेयर करके। तो ये जो आप चीज कर रहे हो इसे आप क्या नाम दोगे? ठीक है, ये जो है आरबीटी के किस लेवल में आएगा, जल्दी से बताइए किस लेवल में आएगा। तो आप ये जो क्वेश्चन देखो, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था क्या था, नॉलेज था आपका, एंड वो क्या आपका कॉम्प्रिहेंशन था, एप्लीकेशन था। पर ये है आपका रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, वहां पे आपका जो कॉम्प्रिहेंशन था उसका क्या वहां पे मतलब था कि एक इंफॉर्मेशन को आप क्या कर रहे हो, डिफरेंट सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, या फिर जो आपका एक इंफॉर्मेशन था उसको आप एक अपने फॉर्म में, अपने लैंग्वेज में उसको चेंज कर रहे थे। उस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था, तो हमने उसका नाम दिया था कॉम्प्रिहेंशन। उसी का दूसरा नाम है आपका अंडरस्टैंडिंग, जो आपके रिवाइज्ड वाले में। तो आपसे क्वेश्चन वही पूछ रहा कि एक मैसेज है जो आपके ओरल फॉर्म में है, चाहे रिटन फॉर्म में है, चाहे एक तरह से ग्राफिक मैसेज में, आप उसको क्या कर रहे हो, एक तरह से क्लासिफाई कर रहे हो, फिर उसको एक तरह से समराइजिंग कर रहे हो, तो ये चीज, या फिर एक तरह से कंपेयरिंग कर रहे हो, तो ये चीज आपका किस में आता है। यानी कि आप रिमेम्बरिंग में क्या कर रहे थे, चीजों को आप याद कर रहे थे। अब आप इतने लायक हो चुके हो कि आप उसको एक तो समराइजिंग करोगे, आप उस चीजों को समझना स्टार्ट कर दोगे। तो ये चीज होता है आपका अंडरस्टैंडिंग में होता है, किसमें होता है, आपका अंडरस्टैंडिंग में। इससे मिलते जो हम क्वेश्चन कर चुके थे वो क्या था आपका कंप्रिहेंशन, यानी किसी मैसेज को आप अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे थे, तो था आपका क्या था वहां पे कंप्रिहेंशन, ये आपका अंडरस्टैंडिंग। ये थोड़ा सा हल्का फुल्का आपको अंतर है, शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अगर आपके पास कोई प्रोसीजर है और आप उसको क्या कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो या इसे आप क्या बोल सकते हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो ये जो आप काम कर रहे हो इसे आप क्या कहोगे? रिमेम्बरिंग ये किसके अंतर्गत आएगा? रिमेम्बरिंग के अंतर्गत आएगा, अंडरस्टैंडिंग के अंतर्गत आएगा, अप्लाइंग के अंतर्गत आएगा, या फिर एनालाइजिंग के अंतर्गत आएगा? यहाँ पर जो आपको ये वर्ड दिए गए हैं, एग्जीक्यूट कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? ये एक्टिव वर्ब है। तो एक्टिव वर्ब आपका ये किस में आएगा, कौन सी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में आएगा, किस लेवल में आएगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जब भी आपका कैरिंग आ जाएगा या फिर यूजिंग आ रहा है, यहाँ पे देखो यूजिंग, फिर प्रोसीजर आ गया, आपका एग्जीक्यूटिंग आ गया, तो ये सब आपका किसको डेफिनेशन करता है? तो ये चीज होता है आपके अप्लाइंग में। क्या होता है ये आपके अप्लाइंग में। अगर यहीं पे बात करते हैं, अगर एप्लीकेशन होता तो एप्लीकेशन के एक्टिव थोड़े से अलग होते हैं, अप्लाइंग के थोड़े से आपको देखने को अलग मिल सकते हैं। उसमें क्या था, आपका सेपरेट कर सकते हो चीजों को वहां पे, ठीक। और भी वो प्रॉब्लम को सॉल्व था वहां पे ना, प्रॉब्लम को सॉल्व था वहां पे, और चीजों को सेपरेट कर रहे थे, वो आपका एप्लीकेशन में था। पर ये रिवाइज्ड वाला है, इसमें थोड़ा सा अंतर देखने को मिल सकता है। तो जिसने भी इसका जवाब दिया, क्या यूजिंग आ गया ना, कई चीजों को यूज कर रहे हो, तो ये है आपका अप्लाइंग, यानी कि ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चले, जवाब नहीं आ रहे हैं, चले क्या अगले क्वेश्चन पे? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन, ब्रेकिंग मटेरियल इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, ओवरऑल स्ट्रक्चर, पर्पस एंड देन ऑर्गेनाइजिंग देम। इसका मतलब क्या है कि आपके पास कोई एक ओवरऑल मटेरियल है, आपने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया, उसके बाद आप क्या कर रहे हो कि आप इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो आप काम कर रहे हो, ठीक है, क्या कर दिया आपने, तोड़ दिया, उसके बाद उसको आप क्या कर रहे हो, व्यवस्थित कर रहे हो। तो ये जो आप कर रहे हो काम, ये आपका किस लेवल में आ जाएगा? तो ये देखो, ये भी आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे बस पेपर में कंफ्यूज करने के लिए आ जाता है आपका, कि जो रिवाइज्ड वाले ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, जो इसके लेवल है, जो आपके ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, इनके डेफिनेशन वहां पे आपको लगता है कि अलग अलग होता है, पर मैंने आपको सामने लेके आ गया, ऐसा कुछ नहीं, आपका लगभग लगभग दोनों को सेम मिलते हैं। अभी अगर बात करें जो हमारा एप्लीकेशन था वहां पे, या फिर हम बोल सकते हैं जो आपका वहां पे क्या था, वहां पे जो आपका एनालाइज था, यहाँ पे एनालाइजिंग है। तो एनालाइज का डेफिनेशन क्या था, वहां पे हमने चीजों को सेपरेट किया था, अपने प्रॉब्लम को सेपरेट किया था, किसमें किया था, वेरियस एलिमेंट में किया था, और उसका आपने स्टडी किया था, वो था आपका एनालाइज था। तो यहाँ पे भी चीजें वही है, यहाँ पे मटेरियल को क्या कर रहे हो आप, ब्रेक कर रहे हो, और ब्रेक करने के बाद उसके ओवरऑल पार्ट को, स्ट्रक्चर को क्या करते हो, एक तरह से पर्पज कर रहे हो, उसको एक तरह से ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो। तो ये चीज आपका देखो ब्रेक आ गया ना, आपको आपको बस कंफ्यूज करने, आपके मन में एक थोड़ा सा दिमाग में एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, क्या एनालाइजिंग का डेफिनेशन आपका अलग हो जाएगा, क्या आपका एनालिसिस का आपका अलग हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा सा आपको एक आधा वर्ड देखने को मिल सकता है चेंज, पर लगभग लगभग आपका सेम होता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था 49 और नहीं 39 और 40 क्वेश्चन आपके दोनों एनालिसिस पे आधारित है, और ये आपका एनालाइजिंग पे आधारित है। तो शायद आपको चीजें वहां पे क्लियर हो जाएगी। तो इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी उसका बिल्कुल सही है। जैसे क्लास खत्म होगी मैं इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप चीजों को देखकर और क्लैरिफाई कर सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेकिंग जजमेंट बेस्ड ऑन क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड्स थ्रू चेकिंग, इसका मतलब क्या है कि आप जजमेंट बना रहे हो, कैसे? क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड के बेस पे, थ्रू चेकिंग, यानी कि आप टेस्टिंग करके कुछ स्टैंडर्ड है आपके पास, उसके थ्रू आप जजमेंट दे रहे हो। तो ये जो आप काम कर रहे हो ये किस में आएगा? एनालाइज, अप्लाइंग, क्रिएटिंग, या फिर इवेल्युएटिंग? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो वहां पे देखो, वहां पे भी आपका देखा जाए कि जो हमारा जजमेंट यहाँ पे भी आ रहा है आपका, और वहां पे भी आ रहा है। मैं वहां पे किसके बारे में बात कर रहा हूँ, वहां पे था आपका इवोल्यूशन, और यहाँ पे क्या आपका इवोल्यूटिंग। यानी कि बस कहने वाली बात है यार कि इवोल्यूशन का आपका डेफिनेशन अलग होगा, इवोल्यूटिंग का आपका डेफिनेशन अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल आपका सेम ही, हल्का फुल्का एक दो वर्ड आपको ऊपर नीचे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जब आपके सामने जजमेंट आ जाए ना, तो आपको चीजों का चेक कर रहे हो, जजमेंट कर रहे हो, तो ये चीज आपका किस में होता है आपका, आप ये चीज किस में करते हो, इवोल्यूशन में करते हो, किस में करते हो? जल्दी कमेंट सेक्शन में जवाब दो, मैं देख रहा हूँ जवाब नहीं आ रहा। तो जब आपके सामने जजमेंट आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, वो है आपका इवोल्यूशन के बारे में बात कर रहा हो। किसके बारे में बात कर रहा? इवोल्यूशन के बारे में बात कर रहा। तो जिसने भी इसका जवाब दिया इवोल्यूटिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, उसका बिल्कुल सही है। चाहे आपका इवोल्यूशन आ जाए, चाहे आपका इवोल्यूशन आ जाए, तो ये चीज आपका क्या चीज होता है, तो ये बिल्कुल आपके सेम है। शायद आपको चीजें क्लियर है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको थोड़ा सा आपको उड़ान भरने वाले सर प्रेम सर शायरी बताएंगे, फिर आज के लिए हम आपसे अलविदा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पुटिंग एलिमेंट्स टुगेदर टू फॉर्म ए फंक्शनल होल
रीऑर्गेनाइजिंग एलिमेंट इनटू ए न्यू पैटर्न। इसका मतलब क्या है कि आपके पास अलग अलग टुकड़े थे, जोड़ जाड़ के एक बना दिया, ठीक है। तो ये जो आप काम करोगे इसे आप किसके तहत रखोगे, अप्लाइंग के अंदर, एनालाइज के अंदर, क्रिएटिंग के अंदर, या फिर इवेल्युएटिंग के अंदर? जल्दी से बताइए, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी। देखो इससे मिलते जुलता क्वेश्चन हमने कराया था, कौन सा था आपका, सिंथेटिक्स का था। वहां पे और यहाँ पे दोनों में बस हल्का सा एक वर्ड का अंतर है। अगर मुझे कोई बता दे कि आपको ये पूरे डेफिनेशन में वो किस वर्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, किस शब्द के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो। वहां पे बिल्कुल सेम चीज, यही डेफिनेशन था कि जो चीज आपने चीजों को ब्रेक किया था, ठीक है, जो चीजों को आपने संपूर्ण चीजों को एक तरह से जो ब्रेक किया था उसको आपने एक तरह से वॉल कर दिया, उसको एक तरह से संपूर्ण चीज को बनाने के लिए एक अपने नया चीज क्रिएट कर दिया, रीऑर्गेनाइजिंग कर दिया। तो बस आपको एक वर्ड बताना है। वहां पे देखो, वहां पे क्या था, यहाँ पे वहां पे एक वर्ड ये लिखा हुआ था, वहां पे ओरिजिनल पैटर्न लिखा हुआ था, ये फिर क्या लिखा हुआ था, वहां पे ओरिजिनल कंटेंट लिखा हुआ था। पर यहाँ पे क्या आ गया, जो चीज आपने ब्रेक किया था उसको एक तरह से आपने रीऑर्गेनाइजिंग कर दिया। और कैसे रीऑर्गेनाइजिंग किया, एक न्यू पैटर्न में किया। कैसे किया आपने, न्यू पैटर्न में। पर सिंथेसिस में क्या था, वहां पे आपका था ओरिजिनल पैटर्न या था, या फिर क्या था आपका ओरिजिनल कंटेंट था। पर यहाँ पे आपने कुछ नया पैटर्न बनाया, कुछ नया क्रिएट किया आपने। तो जब भाई आपने कुछ नया क्रिएट किया तो ये चीज किस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके क्रिएटिंग में आ जाएगा। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्रिएटिंग बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे न्यू ना कर यहाँ पे आता आपका ओरिजिनल पैटर्न, तो ये पूरा डेफिनेशन पता है किसका हो जाता, फिर ये हो जाता आपके सिंथेसिस के। चीजों को आप एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करते हो और साथ ही साथ एक ओरिजिनल पैटर्न के फॉर्म में बनाते हो, न्यू पैटर्न नहीं, ओरिजिनल पैटर्न के फॉर्म में बताते हो। और क्रिएटिंग में एक न्यू पैटर्न के फॉर्म में बताते हो। बाकी इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। शायद आपको चीजें क्लियर है। और प्रेम सर आपको शायरी सुनाएंगे, फिर आज के लिए हम आपको अलविदा लेंगे आपसे। तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन काफी अच्छा लगा होगा। और सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको इसकी जो ये जो वीडियो है इसका पीडीएफ अभी आपको थोड़ी देर में अवेलेबल करा दिया जाएगा जैसे ही सेशन खत्म होगा। तो जाते जाते एक मोटिवेशनल और जबरदस्त पोएट्री आप सबके लिए। हो गई है पीर पर्वत, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर एक लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। थैंक यू सो मच। तो आज का इस सेशन का मैंने देखा तो मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया इसमें, ठीक है। अभी तो मैं देख रहा हूँ जो अभी ये वाली क्लास है इसमें सारे लड़कों ने मतलब सबने सबको फेल कर दिया। लड़कियों ने भी इतना जबरदस्त जवाब दिया है, करीब 90% लोगों ने आज के जो हमारा सेशन रहा लगभग सबने सही जवाब दिया है। इसका मतलब आप चीजों को सीख रहे हो, आप चीजों को क्रिएट करना सीख गए कि चीजों को क्रिएट कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो जैसा भी है आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हो। यहाँ पे आपको नहीं देना, आप ग्रुप में दे सकते हो, वहां पे नहीं देना, यहाँ पे जो आपका कमेंट सेक्शन है वहां पे दो, पर फीडबैक आपको जरूर देना। क्लास कैसी लगी आपको और आप क्या इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ कि 2-4 दिन में 2 दिन में आपका टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो जितना भी पढ़ाया जा रहा है आप रिवाइज करके वीडियो देखा करो, जिससे जो भी आपके पास वीकनेस है आप अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। और कुछ और प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें बताओ, हम जूम पे आपसे वहां पे जुड़ेंगे और आपके जितने भी डाउट है आपको डाउट वहां पे क्लियर करेंगे। तो शायद आपको आज का सेशन अच्छा लगा, तो इसके लिए आपसे विदाई लेना चाहेंगे। आज के लिए इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।